सदाशिवः तव तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः दम 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 बम बम दगम दम दगम दगम दम दगम डमरू बाजे बम 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 भोला नाचे दगम दम दगम दगम दम दगम डमरू बाजे बम 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 भोला नाचे दगम दम दगम डमरू बाजे बम 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 भोला नाचे डमरू बाजे भोला नाचे डमरू बाजे भोला नाचे होली खेले मसाने में होली खेले मसाने में होली खेले मसाने में होली खेले मसाने में काशी में खेले घाट में खेले काशी में खेले घाट में खेले खेले अवघड़ मसाने में होली खेले मसाने में होली खेले मसाने में होली खेले मसाने में होली खेले मसाने में तन में भस्म लगाए शंकर वेश बड़ा अड़भंगा है तन में भस्म लगाए शंकर वेश बड़ा अड़भंगा है माथे पर चंद्रमा विराजे जटा में सोहे गंगा रे जटा में सोहे गंगा रे खोल दिया है नयन तीसरा खोल दिया है नयन तीसरा कामदेव को जगावे रे होली खेले मसाने में होली खेले मसाने में होली खेले मसाने में होली खेले मसाने में अरे नाक से खेले अरे राग से खेले अरे भस्म से खेले अरे भूत से खेले अरे रेत से खेले अरे प्रेत से खेले अरे भंग से खेले अरे रंग से खेले अरे भंग से खेले रंग से खेले भंग से खेले रंग से खेले जय हो जय हो जय हो जय हो वेरी गुड इवनिंग भाई वेरी गुड इवनिंग जी की हाल चाल जय भोले जय भोले जय भोले जय भोले जय भोले हैप्पी होली होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को और आपके परिवार को भंगिया पीवे भोला शंकर धतूरा तोरी खावे रे ओए होए तुम्हारे काले काले चेहरे तुम्हारे लाल पीले चेहरे ओ माय गॉड धतूरा तोरी खावे रे 64 योगिनी नाचे झूमे डम डम डमरू बजावे रे डम डम डमरू बजावे रे मसान के राख से खेले होरी मसान के राख से खेले होली
वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग जी। होली खेले मसाने में, होली खेले मसाने में, होली खेले मसाने में, होली खेले मसाने में। चलो जी, वेरी गुड इवनिंग भाई, वेरी गुड इवनिंग जी। की हाल चाल? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग दीपक, वेरी गुड इवनिंग दिव्या, वेरी गुड इवनिंग वंश, वेरी गुड इवनिंग जी। क्या कर रखा है तुमने ये? कैसे लगेगी तुम्हें नजर? तुम खुद ही काले हुए पड़े हो। कहाँ लगाएं ये काला तिलक तुम्हें? कहाँ लगाएं? क्योंकि काले के ऊपर काला चलता भी तो नहीं है। पंगा सबसे बड़ा ये हो गया है। एक बच्चे की तो भाई साहब नाक की पूरी लाल हुई पड़ी है, कह रहा लो लहू मुंह लग गया। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। चलो बहुत बढ़िया रही। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को, आपके परिवार को। आप तंदुरुस्त रहें, चुस्त रहें और ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहें और हम भी आगे बढ़ते रहें और हमारे फटाफट से एग्जाम निकलें, हम पास हो, हम अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करें, हमारी लाइफ ऐसे ही कलरफुल बनी रहे और भगवान करें हम टॉप मुकाम पे पहुंचे जहां पर हमें पहुंचना है। इवन भगवान आपको उससे भी ज्यादा दे, मेरी मनोकामना ये है जी। घर में घुसने नहीं दे रहे तो आकाश बाहर ही बैठ जाओ ना। अब जो तुम जिस तरह से तुम्हारी शक्ल देख के कई बार तो मम्मी भी डर गई होगी, नहीं ये मेरा बेटा नहीं है, बेटा तो पूरा साफ सुथरा गया था। नहीं, मम्मी भी कहती हो चले ओए ओए पैर उधर, पैर उधर, पैर उधर। तेरे पोचा तेरी माँ मारेगी क्या? पोचा तेरा पापा मारेंगे क्या? चल उधर चल, पैर उधर, पैर उधर। बाहर नहाएगा तू, आज बाहर नहाएगा, बाहर ही नहाएगा। चल बालकनी में चल। चलो जी, आज एक बार फटाफट से आओ जी। 31 जनवरी 18 वाला कौन सा सेक्शन है? वो 112A है। ठीक है जी, वो हमारा सेक्शन जो है वो 112A है, 112A है जी। ठीक है, 112A है। चलो एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट से अब यहाँ पे आ जाओ जी। आज आपको मैंने कहा था कि क्लास में ले सकता हूं, इसलिए मैं क्लास ले रहा हूं। अच्छा, कल की क्लास की टाइमिंग सुन लो जी। कल की क्लास की टाइमिंग जो होगी आपकी, जो कल क्लास होगी, फिर आप मान के चलो कि आपकी क्लास जो होगी वो 2 से 3 होगी। मतलब कल जो क्लास की टाइमिंग होगी वो होगी 2 बजे से लेके 3 बजे तक आपकी क्लास होगी। तो आप टाइमिंग नोट कर लो, कल फिर मत कहना कि आपने टाइमिंग बताई नहीं था। तो कल की जो हमारी रिवीजन क्लास होगी वो 2 से 3 होगी, अपने अल्टीमेट सीए वाले चैनल के ऊपर लाइव होगी, और फिर वीडियो स्टडी हब वाले चैनल पर मैं उसको ऑब्वियसली बात है लाइव के बाद डाल दूंगा, तो आप उसको आराम से देख सकते हो, कभी भी देख सकते हो। ठीक है जी। अभी जीएसटी कहां से स्टार्ट हो गया? अभी जीएसटी कहां से स्टार्ट हो गया? नहीं गुनगुन, आज किसी की क्लास नहीं है, आज सिर्फ मेरी क्लास है। होली के दिन सिर्फ मैं ही वेला होता हूं। होली के दिन छुट्टी होती है, फील करो छुट्टी है। वो तो मैं तुम्हारी क्लास ले रहा हूं, तुम्हें लग रहा है कि भाई साहब क्लास होगी। चलो अब एक बार सारे के सारे बच्चे, सर आज कैपिटल गेन खत्म करेंगे? नहीं, कल कैपिटल गेन की लास्ट क्लास होगी। फिर संडे से हम अपनी रिवीजन जो स्टार्ट करेंगे। संडे को आपका डाउट सेशन मैंने कहा था, संडे को आपका मैं डाउट सेशन लूंगा, और फिर ये लगा के चलो कि मंडे से जो हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे वो हम स्टार्ट करेंगे पीजीबीपी की जी। ठीक है, तो मंडे से, अच्छा ऐसा करेंगे, मंडे को मैं पीजीपी नहीं कराऊंगा, नहीं नहीं मंडे को मैं पीजीपी नहीं कराऊंगा। तो मैं ऐसा करूंगा, मंडे को मैं आपका पूरा का पूरा हाउस प्रॉपर्टी का चैप्टर रिवाइज करवा दूंगा, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी एक दिन में हो जाएगा। ठीक है जी, हाउस प्रॉपर्टी जो है वो एक दिन में हो जाएगा। तो मंडे को मैं तुम्हारा हाउस प्रॉपर्टी पूरा खत्म करवा दूंगा, फिर ट्यूसडे से हम पीजीपी स्टार्ट कर लेंगे, क्योंकि ना कम से कम एक दिन में एक हेड तो खत्म करें ना। हाउस प्रॉपर्टी बहुत छोटा सा है, हाउस प्रॉपर्टी में कुछ खास है ही नहीं जी। ठीक है जी, डन 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 डन। चलो अब एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट से यहां पे आ जाओ जी। सर क्वेश्चन करेंगे? क्वेश्चन बिल्कुल करेंगे, जो आपको मैंने क्वेश्चन बैंक दिया हुआ है। अच्छा उसके अंदर ध्यान रखना, जो मैंने आपको क्वेश्चन बैंक दिया हुआ है उसके अंदर से आप क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो, क्वेश्चन आप करने स्टार्ट कर सकते हो, और बाकी क्वेश्चन फिर मैं यहां पे करवाने स्टार्ट कर दूंगा। और आपको मैंने कहा था 22 तारीख से डेली हम जो रात को मिलेंगे उसमें 1 घंटा सिर्फ हमें क्वेश्चन ही करने हैं। तो 14 तारीख तो हो ही गई है, तो एक हफ्ते के बाद हमें आने वाले 25 दिन सिर्फ हमें क्वेश्चन से क्वेश्चन करने हैं। उस 1 घंटे में कोई प्रोविजन नहीं कराऊंगा, उसमें सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे, बस ये बात ध्यान दो। मतलब इसमें तो हम प्रोविजन भी कर रहे हैं, क्वेश्चन भी कर रहे हैं, बट उस 1 घंटे में सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे। तो जिन बच्चों को क्वेश्चन के अंदर मैक्सिमम दिक्कत आती है
उनको इस सेशन के साथ साथ में वो सेशन भी जरूर ज्वाइन करनी है। ठीक है ना। चलो अब एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट से यहां पे आ जाओ जी, इधर देखो ध्यान से। तो वो हमने कल वाली क्लास में गिफ्ट की टैक्सेशन कर ली थी। अच्छा, आपको मैंने कल कुछ होमवर्क दिया था, याद है? आपको मैंने कल कुछ होमवर्क दिया था, फटाफट से बताओ। आपको मैंने कल कुछ होमवर्क दिया था। होमवर्क ये दिया था कि जो मेरे इस नोट्स में जो भी क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चंस आपने कंप्लीट करने हैं। तो मैं उम्मीद करके चल रहा हूं कि वो सारे क्वेश्चंस आपने गिफ्ट की टैक्सेशन वाले, मतलब जो भी इसमें क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चंस आपने कंप्लीट कर लिए होंगे। ठीक है ना। वो क्वेश्चंस आपने, उम्मीद करूंगा वो क्वेश्चंस आपने कंप्लीट कर लिए होंगे। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? पक्का पक्का। चलो अब अदर सोर्स का बैलेंस पार्ट जो है उसको आज हम खत्म करेंगे। तो अदर सोर्स वाला चैप्टर ऑब्वियस सी बात है आज हमारा खत्म होगा। फिर कैपिटल गेन में एक तो सेक्शन हमारा 50B बचा हुआ है, स्लम सेल वाला, अगर आपको याद आ रहा हो स्लम सेल वाला, उसको भी आज मैं रिवाइज करवा दूंगा। फिर एक सेक्शन हमारा 54 की सीरीज बची है जो 54 की एग्जम्पशन है। और फिर कैपिटल गेन में दो सेक्शन हमारे और बचे हैं, एक तो 112A लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और एक 111A शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, जिसमें से एक बच्चे ने कहा था कि सर वो 31 जनवरी 18 को जो हम एफएमबी लेते हैं वो किसके अंदर है? वो 112A के अंदर है। तो इन तीनों सेक्शन के साथ कल हम फाइनली पूरा कैपिटल गेन पैक कर देंगे। तो कल हमारे दो चैप्टर खत्म, कैपिटल गेन अदर सोर्स कल हमारे खत्म हो जाएंगे। ठीक है जी। चलो अब ये नोट्स मैं सारे के सारे टेलीग्राम पे डाल चुका हूं। एक गूगल ड्राइव का लिंक है, उस गूगल ड्राइव के लिंक को आप क्लिक करेंगे, उसको क्लिक करने के बाद आपके सारे नोट्स यहां पे खुल जाएंगे। ठीक है। चलो अब सुनो ध्यान से प्लीज, बातचीत नहीं। अब एक बार अदर सोर्स के अंदर ना बैलेंस पार्ट में क्या क्या था एक बार पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। अभी तक हमने अदर सोर्स में क्या रिवाइज किया? अदर सोर्स में हमने गिफ्ट की टैक्सेशन जो है वो सारी की सारी हमने रिवाइज कर ली। बट याद करो, आपको मैंने रेगुलर बैच के अंदर कहा था कि अदर सोर्स में ना सिर्फ गिफ्ट की टैक्सेशन नहीं है, अदर सोर्स के अंदर भी और भी कई सारी इनकम है जो अदर सोर्स में टैक्सेबल होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डिविडेंड की टैक्सेशन जो है वो अदर सोर्स के अंदर है। फिर अब बायबैक की टैक्सेशन भी जो है वो भी अदर सोर्स के अंदर आ चुकी है। इस बार अमेंडमेंट आई थी, अगर आपने अमेंडमेंट क्लास देखी है तो शायद आपको पता होगा कि अब बायबैक की टैक्सेशन जो है वो भी अदर सोर्स के अंदर आ चुकी है। उसके बाद फिर फैमिली पेंशन जो होती है, फैमिली पेंशन जो हमें मिलती है वो भी अदर सोर्स के अंदर आती है। ठीक है ना। फिर इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन जो मिलता है वो भी अदर सोर्स के अंदर आता है। फिर आपकी कैजुअल इनकम होगी, बैटिंग, गैम्बलिंग, लॉटरी, ऑनलाइन गेम्स वाली इनकम, वो भी सारी की सारी अदर सोर्स के अंदर आती है। तो ये सारी की सारी बातें अदर सोर्स के अंदर आती हैं। अब उसी को एक बार हम रिवाइज करने जा रहे हैं। अब एक बार यहां पे चेक करना, तो अदर सोर्स के अंदर सेक्शन 56(1) हमने किया था, जिसके अंदर मैंने कहा था कि अगर कोई इनकम आपकी किसी भी 4 हेड में टैक्सेबल नहीं होगी तो वो सारी की सारी अदर सोर्स में टैक्सेबल होगी। अदर सोर्स को हम रेजिडुअरी हेड ऑफ इनकम कहते हैं, मतलब बची कुछ जो भी इनकम होगी वो सारी की सारी अदर सोर्स के अंदर आएगी। अब अदर सोर्स में कौन कौन सी इनकम आएगी? तो सबसे पहले मैंने कहा था कि डिविडेंड की इनकम जो है वो ऑलवेज अदर सोर्स में आती है। सारे के सारे बच्चे यहां पे ध्यान दे लो, ये कब होगा, वो कब होगा, ये कब कराओगे, ये कब कराओगे, ये करवा दो, वो करा दो, तुम्हारा बस चले ना। तुम पता क्या चाहते हो? मेरे से पूछ लो क्या चाहते हो। गाबे देख सुन, घर होगा तेरा, परिवार होगा तेरा, काम होंगे तेरे, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सुबह आ 7 बजे, ठीक है, और अगले दिन सुबह 7 बजे तक बैठ, फिर दोबारा 7 से 7 बजे तक बैठ, और बैठा रहे, यूट्यूब पे बैठा रहे, जब तक बैठा रहे, जब तक तो हमें सारा कुछ ना करवा दे, काम खत्म कर बस। अबे नालायको, सब कुछ हो जाएगा जब आपके एग्जाम होंगे, उससे पहले मैं सारी रिवीजन करवा के भेजूंगा। ठीक है, तो तुम टेंशन बिल्कुल मत लो। जब मैंने आपको बोल दिया कि आपके एग्जाम से पहले सारी रिवीजन होगी तो 100% हो जाएगी। अभी तुम्हारे 1 अप्रैल से एग्जाम स्टार्ट नहीं हो रहे, ठीक है ना। तुम्हारे अप्रैल ऑब्वियस पता सीए वाले बच्चों के मई में, ठीक है, तो उससे पहले ही मैं सारी रिवीजन करवा दूंगा। मेरी तरफ से कोई चैप्टर पेंडिंग नहीं होगा, तो थोड़ा सा निश्चिंत रहो, थोड़ा विश्वास करना पड़ेगा, आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो इधर देखो ध्यान से, एक बार फटाफट से यहां पे आओ। तो पहली बात तो अदर सोर्स के अंदर आपको मैंने बोला कि डिविडेंड की इनकम जो है अदर सोर्स के अंदर आएगी। अब डिविडेंड की इनकम अदर सोर्स के अंदर आएगी तो बस ये बात ध्यान देना कि डिविडेंड की इनकम जो है ना वो ऑलवेज अदर सोर्स के अंदर आएगी। जब मैं कहता हूं ऑलवेज, तो ऑलवेज का मतलब क्या होता है कि अगर आपने शेयर्स हेल्ड इन्वेस्टमेंट की तरह की है या शेयर्स आपने स्टॉक इन ट्रेड की तरह होल्ड किए हैं, तो भी हर केस में डिविडेंड की इनकम जो होगी वो अदर सोर्स के अंदर आएगी, बस ये पर ध्यान दो। फिर दूसरा मैंने कहा था कैजुअल इनकम जो होती है, बैटिंग, गैम्बलिंग, लॉटरी, ऑनलाइन गेम्स, ये वाली इनकम भी अदर सोर्स के अंदर आती है। फिर अगर मान लो तुम्हें कोई कंसीडरेशन मिल रहा है या कंपनसेशन मिल रहा है किस चीज का, जो कॉन्ट्रैक्ट आपने टर्मिनेट किया, मान लो एक कॉन्ट्रैक्ट था, वो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो गया या कॉन्ट्रैक्ट वो सस्पेंड हो गया, उसके लिए तुम्हें कंपनसेशन मिल रहा है और वो बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो वो कंपनसेशन जो है वो तुम्हारी अदर सोर्स की इनकम है। फिर अगर आपने एडवांस मनी फॉरफिट की है 1/4/14 या उसके बाद,
अब अगर मान लो मैंने कोई भी एडवांस मनी फॉरफिट की है 1414 या उसके बाद, तो वो सारी की सारी एडवांस मनी जो है वो अदर सोर्स में टैक्सेबल है। फिर याद करो कैपिटल गेन के अंदर मैंने कहा था कि जो तुम्हें कंपनसेशन मिलता है, ओरिजिनल कंपनसेशन हो गया, इनहेंस कंपनसेशन हो गया, तो ओरिजिनल कंपनसेशन और इनहेंस कंपनसेशन पे जो तुम्हें इंटरेस्ट मिलता है उस इंटरेस्ट को हम अदर सोर्स में टैक्सेबल करेंगे, गवर्नमेंट ये बात कहती है। फिर अगर तुम्हें फैमिली पेंशन मिल रही है तो फैमिली पेंशन जो होगी वो भी अदर सोर्स में टैक्सेबल होगी। एम्प्लॉय को मिलने वाली पेंशन सैलरी हेड में है, फैमिली को मिलने वाली पेंशन जो है वो अदर सोर्स के अंदर है। अगला, फिर जो गेस्ट लेक्चर को सैलरी मिलती है तो गेस्ट लेक्चर को मिलने वाली सैलरी भी अदर सोर्स की इनकम होती है। अगर सब लेटिंग से इनकम आ रही है, सब लेटिंग का मतलब होता है मैंने तुम्हें किराए पर दिया और तुमने आगे किराए पर दिया, तो लेटिंग आउट की जो इनकम है वो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, सब लेटिंग की इनकम जो है वो अदर सोर्स की इनकम है, वो ये बात कहना चाह रहे हैं। फिर अगर तुम्हें सिक्योरिटी पर इंटरेस्ट मिल रहा है, या तुम्हें डिवेंचर पर इंटरेस्ट मिल रहा है, या तुम्हें लोन पर इंटरेस्ट मिल रहा है, या तुम्हें बॉन्ड्स पर इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ये सारी की सारी इनकम भी अदर सोर्स के अंदर आती है। अगला पॉइंट फिर यहां पे निकल के आ रहा है, अगर आपने लैंड की रेंटिंग कर दी, याद करो मैंने पहले कहा था लैंड की रेंटिंग जो होती है वो हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में नहीं आती, तो लैंड की रेंटिंग है, या आपने कोई फर्निशिंग आइटम को किराए पर दिया है उससे तुम्हें पैसा आ रहा है, अब अगर ये बिजनेस में टैक्सेबल नहीं है तो वो अदर सोर्स में टैक्सेबल है। फिर याद करो मैंने कहा था गिफ्ट तुम्हें मिल रहा है तो गिफ्ट की टैक्सेबिलिटी भी अदर सोर्स के अंदर आती है। फिर अगर मान लो सम रिसीव हो रहा है लाइफ इंश्योरेंस का, मतलब अगर मान लो मैच्योरिटी हो रही है लाइफ इंश्योरेंस की, तो उस मैच्योरिटी पर जो तुम्हें पैसा मिलेगा वो पैसा भी अब तुम्हारे अदर सोर्स में टैक्सेबल होगा। और बाकी जो भी इनकम किसी भी चार हेड में टैक्सेबल नहीं होगी तो वो सारी की सारी इनकम जो होगी वो अदर सोर्स में टैक्सेबल है। तो ये बेसिक बातें हैं। सर क्या इसमें से क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बन सकता है? बहुत बार बन चुका है। सर कैसे बनता है? तुम्हें 5 पॉइंट्स दिए होंगे और तुमसे ये पूछ लेंगे बताओ ये इनकम किस हेड में टैक्सेबल है, तो सेक्शन 56(1) अगर तुम्हें याद है तो उसका आंसर देख के आ सकते हो। तो ये मत सोचना कि इसमें से क्वेश्चन नहीं बन सकता, वो 4-5 पॉइंट तुम्हें दे देंगे और तुमसे पूछ लेंगे कि बताओ ये इनकम जो है किस हेड में टैक्सेबल होगी, तो वो हमें क्लैरिफाई करके आना पड़ेगा कि वो किस हेड में टैक्सेबल होगी। अगला पॉइंट, अब यहां पे एक बात बताओ, मैंने बोला कि डिविडेंड जो है वो अदर सोर्स में टैक्सेबल है, बट याद आ रहा है तुम्हें? हेलो भाई साहब इधर देखो ध्यान से, तुम्हें याद आ रहा है डिविडेंड वाले केस के अंदर मैंने कहा था कि डिविडेंड वाले केस में तुम्हें डिडक्शन मिलती है। अब डिविडेंड वाले केस में कितनी डिडक्शन मिलती है जी? तो डिविडेंड वाले केस में डिडक्शन जो मिलती है, जितना तुम्हें डिविडेंड मिला पहले तुम वो लिख लो, चाहे वो फाइनल हो चाहे वो इंटरिम हो, ये मैटर नहीं करता, जितना तुम्हें डिविडेंड मिला पहले वो लिख लो। उसमें से गवर्नमेंट कहती है हम तुम्हें कोई भी डिडक्शन डिविडेंड में से नहीं देंगे, मतलब हम डिविडेंड की इनकम में से कोई भी डिडक्शन तुम्हें नहीं देंगे, बस एक डिडक्शन देंगे, वो इंटरेस्ट वाली है। अब इंटरेस्ट वाली कितनी डिडक्शन देंगे? तो गवर्नमेंट ने बोला जितना भी तुम्हें डिविडेंड मिला उसका 20%, और जो एक्चुअल इंटरेस्ट होगा विच एवर इज लेस, हम उतने के आपको डिडक्शन दे देंगे, बाकी तुम्हारे हाथ में डिविडेंड टैक्सेबल है। तो देखो यहां पर मैंने क्या लिखा है कि भैया इसमें से डिडक्शंस माइनस करोगे फिर बैलेंस आपका टैक्सेबल डिविडेंड आएगा। अब डिडक्शन कितनी है? तो मैंने क्या लिखा है, नो डिडक्शन अलाउड फ्रॉम डिविडेंड इनकम एक्सेप्ट इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर। अब इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, पहले समझो इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है। मान लो मैंने मार्केट में पैसा लगाया, पैसा कैसे लगाया? मैंने मार्केट से लोन लेकर पैसा लगाया शेयर मार्केट में। अब बाहर से लोन ले लिया, उस लोन के पैसे को मैंने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया और वहां से मुझे डिविडेंड आ रहा है, तो इस लोन पे जो भी इंटरेस्ट पे करूंगा ना, गवर्नमेंट उस इंटरेस्ट की डिडक्शन की बात कर रही है, बस ये पर ध्यान दो। अब देखो यहां पे डिडक्शन कितनी मिलेगी, तो गवर्नमेंट ने बोला डिडक्शन मिलेगी जितना भी तुम्हारा एक्चुअल इंटरेस्ट है वो, और जो टोटल डिविडेंड आ रहा है उसका 20%, इनमें से लेस वाले की हम तुम्हें डिडक्शन दे देंगे, बस ये पर ध्यान दो। अब यहां पे एग्जांपल आपके सामने है। अब एग्जांपल देखो यहां पर क्या मिल रहा है। अब एग्जांपल है, मान लो आपको 6 कंपनी से ना डिविडेंड मिल रहा है। अब फॉर एग्जांपल प्रैक्टिकली बात करते हैं, अगर मैं तुम्हारी बात करता हूं, तुम्हें 6 कंपनी से डिविडेंड मिल रहा है। अब तुम्हें 6 कंपनी से डिविडेंड मिल रहा है, फॉर एग्जांपल ओएनजीसी से मिल रहा है, टाटा स्टील से मिल रहा है, गेल से मिल रहा है, फिर आईआरसीटीसी से मिल रहा है, रिलायंस से मिल रहा है, कोल इंडिया से मिल रहा है। अब कहीं फाइनल है कहीं इंटरिम है, वो मैटर नहीं करता, तुम्हें टोटल डिविडेंड पूरे साल में कितना मिला? 5,30,000 रुपए का मिला। अब इस डिविडेंड को कमाने के लिए आपने इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर इंकर किए 1,02,000 रुपए, और आपने अदर एक्सपेंडिचर इंकर किए 80,000 रुपए। तो गवर्नमेंट ने कहा ये 80,000 तो बाहर निकाल दो, इस 80 की तो डिडक्शन मिलनी नहीं है। अब किसकी मिलनी है? इस 1,02,000 की, बट सारी नहीं। कितना? 5,30,000 रुपए का 20% और 1,02,000 विच एवर इज लेस। तो 5,30,000 रुपए का अगर मैं 20% निकालूंगा तो 1,06,000 और 1,02,000 लेस क्या बनेगा? 1,02,000, तो 1,02,000 माइनस कर दो। तो 5,30 में से अगर मैं 1,2 माइनस करूंगा तो बैलेंस 4,28,000 रुपए का डिविडेंड जो है वो आपके हाथ में टैक्सेबल आएगा। तो ये डिविडेंड की टैक्सेबिलिटी है। सारे के सारे बच्चे कान खोल के सुन लें, आप में से बहुत सारे बच्चे नालायक ऐसे हैं जो पुराना लो पढ़ के बैठे हैं।
एक जमाने में डिविडेंड शेयर होल्डर के हाथ में एग्जम्प्ट होता था, कंपनी के हाथ में टैक्सेबल होता था। उस जमाने को कई साल हो चुके हैं। अब नया लो ये बात कहता है कि अब डिविडेंड जो है वो शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल है। सर क्या डिविडेंड जो आपने बोला कि ये डिविडेंड 4,28,000 रुपए टैक्सेबल है, क्या ये स्पेशल इनकम है, नॉर्मल इनकम है? नॉर्मल इनकम है। सर इस पे स्पेशल रेट लगेंगे, स्लैब रेट लगेंगे? स्लैब रेट लगेंगे। सर फिर डिविडेंड की इनकम तो स्पेशल इनकम भी होती है, यस, वो ओनली फॉर सरचार्ज। मतलब जब मैं सरचार्ज की बात करूंगा तो डिविडेंड की इनकम मेरी स्पेशल इनकम है, अदरवाइज टैक्स निकालने के लिए डिविडेंड की इनकम जो है वो मेरी नॉर्मल इनकम है। उस केस के लिए वो स्पेशल इनकम नहीं है, बस ये पर ध्यान दो। ये सारी की सारी डिविडेंड की टैक्सेबिलिटी है। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? पक्का पक्का। चलो अब अगले पॉइंट पर आओ। देखो यहाँ पे लिखा है, अच्छा अगर आपका आंसर क्या होता है, अगर इंटरेस्ट पे होता है 1,40,000, तो ऑब्वियस सी बात है 1,40,000 और 1,06,000 लेस क्या बनता है, 1,06,000 बनता, तो फिर 4,24,000 रुपए जो है वो डिविडेंड टैक्सेबल आ जाता। ये पॉइंट आपको यहाँ पे निकल के आ रहा है। अब नेक्स्ट पॉइंट फिर यहाँ पे आ रहा है कैजुअल इनकम। अब देखो कैजुअल इनकम में गवर्नमेंट कहती दो सेक्शन है, या तो 115 बेबी या 115 बेबी जे। अब 115 बेबी जो है ना, 115 बेबी में बैटिंग, गैम्बलिंग, लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स, हॉर्स रेसिंग, ये सारी की सारी 115 बेबी के अंदर आती है। अब गवर्नमेंट ने कहा अगर तुम्हारी कैजुअल इनकम है तो फ्लैट 30% टैक्स है विदाउट एनी एग्जम्पशन। मतलब यहां पे कोई एग्जम्पशन लिमिट नहीं है, यहां पे कोई एग्जम्पशन लिमिट नहीं है। कैजुअल इनकम वाले केस में कोई एग्जम्पशन लिमिट तुम यूज नहीं कर सकते। उसके बाद तुम्हें कोई खर्चा माइनस नहीं करेंगे। इट मीन अगर तुमने लॉटरी की टिकट खरीदी 5 लाख रुपए की, इनाम निकला 50 लाख, तो 50 लाख रुपए टैक्सेबल है, 5 लाख रुपए खर्चा इग्नोर करेंगे। तुम्हें कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी, 80C से लेकर 80U वाली कोई डिडक्शन कैजुअल इनकम में से नहीं मिलती। अनएग्जॉस्टेड एग्जम्पशन लिमिट तुम यूज नहीं कर सकते। मतलब जो तुम्हारी बची हुई एग्जम्पशन लिमिट है, वही मैंने कहा था ना 2.5 लाख, 3 लाख और 5 लाख में जो लिमिट तुम्हारी बचती है उसको तुम यूज नहीं कर सकते। हाँ, सेक्शन 87A की रिबेट मिल जाएगी, रिबेट में कोई दिक्कत नहीं है। वो डिपेंड करता है कि इनकम तुम्हारी 7 लाख रुपए तक हो या 5 लाख रुपए तक हो, रिबेट मिल जाएगी। और जो बातें आपने यहां पर पढ़ी हैं, सेम बातें ऑनलाइन गेम्स वाले केस में भी एप्लीकेबल होंगी, उसका भी सेम ट्रीटमेंट होगा। टैक्स रेट जो होंगे उस केस के अंदर भी 30% होंगे, बस ये पर ध्यान दो। क्या आपको मेरी बातें समझ में आती हैं? हेलो भाई साहब, ओए ओए, क्या आपको बातें में समझ में आ रही हैं? कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का पक्का। चलो अब अगले पॉइंट पर आओ। अब अगर बात करूंगा मैं कंपनसेशन की, अब अगर मैं कंपनसेशन की बात करूंगा तो याद करो मैंने कहा था कंपनसेशन का ट्रीटमेंट जो है वैसे वो कैपिटल गेन के चैप्टर में आता है। हाँ, बोथ रिजिम के अंदर रिबेट मिलेगी जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बोथ रिजिम के अंदर रिबेट मिलेगी। अच्छा याद है तुम्हें कैपिटल गेन के अंदर हमने कंपनसेशन वाला ट्रीटमेंट किया था। आपको मैंने कहा था ओरिजिनल कंपनसेशन, इनहेंस कंपनसेशन। ओरिजिनल टैक्सेबल होगा फर्स्ट रिसीव के टाइम पर, फिर इनहेंस वाले केस में इनहेंस बाय इंटरिम, इनहेंस बाय फाइनल। इनहेंस बाय इंटरिम जो होगा वो फाइनल के टाइम पे टैक्सेबल होगा, और इनहेंस बाय फाइनल जो होगा जैसे जैसे वो रिसीव होगा वैसे वैसे वो टैक्सेबल होगा। अब एक बच्चा कहता है सर, मैंने कहा हाँ सर, एक बात मेरे को बताओ, जो कंपनसेशन होता है, अब कई बार क्या होता है कंपनसेशन मिलने में डिले हो जाता है, तो जब मिलने में डिले होता है तो उसमें इंटरेस्ट मिलता है। मैं कहा हाँ इंटरेस्ट मिलता है, तो सर वो इंटरेस्ट टैक्सेबल कहां होता है? तो गवर्नमेंट ने कहा वो इंटरेस्ट टैक्सेबल होता है अदर सोर्स के अंदर, बट सारा नहीं। 50% की डिडक्शन उसमें से माइनस होगी और बैलेंस इंटरेस्ट तुम्हारे हाथ में टैक्सेबल होगा, बस ये पर ध्यान दो। तो पॉइंट निकल के आ रहा है कि अगर तुम्हें कंपनसेशन पे इंटरेस्ट मिल रहा है तो सारा इंटरेस्ट हमें टैक्सेबल नहीं करना, 50% की हमें डिडक्शन माइनस करनी है, फिर बैलेंस इंटरेस्ट जो होगा वो यहां पे टैक्सेबल होगा। ये पॉइंट आपका निकल के आ रहा है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आती है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? पक्का पक्का। अब अगले पॉइंट पर आओ, फैमिली पेंशन की टैक्सेबिलिटी। अब फैमिली पेंशन वाले केस में याद करो, अब यहां पर अमेंडमेंट आई है। हेलो भाई साहब, इधर यहां पे अमेंडमेंट आई है। किसी को याद है फैमिली पेंशन? अगर आपने पुराना लॉ पढ़ा हो तो पुराने लॉ में फैमिली पेंशन के बारे में क्या पढ़ा होगा आपने? याद करो, फैमिली पेंशन में आपने पुराने लॉ में यह पढ़ा होगा कि फैमिली पेंशन जो मिलती है उसका 1/3 और 15,000 विच एवर इज लेस, ठीक है, उतने की हमें डिडक्शन मिलती है और बैलेंस फैमिली पेंशन टैक्सेबल होती है। अब गवर्नमेंट कह रही है नॉर्मल रिजीम है तो अब भी सेम है, डिफॉल्ट स्कीम वाले केस में जहां 15,000 रुपए की लिमिट थी वहां 25,000 रुपए की लिमिट हो चुकी है। मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूं, कहना ये चाह रहा हूं कि अगर तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन बन गया, उसमें बोला है फैमिली पेंशन रिसीव, बताओ क्या करके आओगे? तो नॉर्मल स्कीम में तो जितनी फैमिली पेंशन मिली उसका 1/3 और 15,000 इसमें से लेस वाले की डिडक्शन मिल जाएगी, बैलेंस टैक्सेबल है। अगर वो डिफॉल्ट स्कीम है तो 15 की जगह वहां पे लिमिट आपकी 25,000 हो चुकी है। तो देखो ये डिफॉल्ट स्कीम वाले केस में ये है और नॉर्मल स्कीम वाले केस में ये है। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? क्या आपको बातें मेरी समझ में आती हैं?
पक्का पक्का। तो ये हमारा नॉर्मल स्कीम है और ये ट्रीटमेंट जो है हमारा डिफॉल्ट स्कीम वाले केस में एप्लीकेबल होगा। ये पॉइंट आपको यहां पे निकल के आ रहा है। बस एक फर्क है कि जहां 15 की लिमिट है वहां पर 25,000 रुपए की लिमिट हो चुकी है। ये फर्क आपका निकल के आ रहा है और कुछ भी डिफरेंस यहां पे निकल के नहीं आ रहा जी। लोग कर सकते हैं। चलो ये हमारा हो गया फैमिली पेंशन वाला। अब देखो मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है, मान लो मिली 90,000 रुपए की है। अब अगर 90,000 रुपए की मिली है तो नॉर्मल रिजीम में क्या होगा, 90,000 रुपए का 1/3 और 15,000, तो 1/3 30 और 15 लेस 15 तो 75 टैक्सेबल। बट अगर ये डिफॉल्ट रिजीम है तो 30 और 25 लेस क्या बन गया आपका 25, तो फिर 65,000 रुपए जो हो गया वो टैक्सेबल हो गया। अब डिफॉल्ट स्कीम वाले केस में ये ट्रीटमेंट होगा जी। तो ये पॉइंट हमारा निकल के आ रहा है फैमिली पेंशन वाले केस में। फिर यहां पे कुछ इनकम याद करो, मैंने कहा था सेक्शन 10 में एग्जम्प्ट होती हैं। अब सेक्शन 10 में कौन कौन सी इनकम एग्जम्प्ट होती है। पहला, अगर आपका एनआरई अकाउंट में, अगर आपका बैलेंस एनआरई अकाउंट में है, उस एनआरई अकाउंट के बैलेंस पे कोई इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो एग्जम्प्ट है। फिर अगर तुम्हें कोई स्कॉलरशिप मिल रही है तुम्हारी कॉस्ट ऑफ एजुकेशन को इंकर करने के लिए, तो वो स्कॉलरशिप भी एग्जम्प्ट है। वो स्कॉलरशिप भी क्या है, वो एग्जम्प्ट है। उसके बाद अगर एमपी एमएलए को डेली अलाउंस मिलेगा तो गवर्नमेंट ने कहा वो भी एग्जम्प्ट है। फिर अगर आपका पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट है, मैं नॉर्मल बैंक की बात नहीं कर रहा, हेलो भाई साहब, ओए ओए हेलो भाई साहब इधर, मैं नॉर्मल बैंक की बात नहीं कर रहा, आपका पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट है। अगर इंडिविजुअल अकाउंट है तो 3500 रुपए की लिमिट है। अगर ज्वाइंट अकाउंट है तो 7,000 रुपए की एग्जम्पशन है। तो 3500 रुपए की और 7,000 रुपए की एग्जम्पशन है और बैलेंस आपके हाथ में टैक्सेबल है। ये पोस्ट ऑफिस में अगर तुम्हारा सेविंग अकाउंट है। और फिर अगर गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड है या डिपॉजिट सर्टिफिकेट है तो उस पर इंटरेस्ट जो मिलेगा वो एग्जम्प्ट है। सर एनआरई का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे, एनआरई का मतलब होता है नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट होता है। जो इन नॉन रेजिडेंट होते हैं, जो बाहर से लोग इंडिया में पैसा भेजते हैं, तो पैसे पहले वो पैसा एनआरई अकाउंट में आता है। तो बाहर से किसी ने पैसा भेजा, वो पहले पैसा क्या होगा, एनआरई अकाउंट के अंदर आएगा, और जब वो पैसा एनआरई अकाउंट के अंदर आएगा तो उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। उस इंटरेस्ट को एग्जम्पशन की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है जी। क्या बात समझ में आ रही है जी। तो ये आपकी मोटी मोटी बातें जो हैं वो अदर सोर्स के अंदर आती हैं, बस ये पर ध्यान दो जी। क्या पॉइंट मेरा समझ में आ रहा है, पक्का पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ये क्वेश्चन नोट कर लो भाई, हेलो भाई साहब ये क्वेश्चन नोट कर लो। इस बार के पेपर में 50B स्लम सेल का एक क्वेश्चन आएगा, और वो क्वेश्चन जो सा आएगा इस बार के पेपर में मैं तुम्हें अभी करवाऊंगा वो। आज हम स्लम सेल का क्वेश्चन करेंगे जी। आज हम स्लम सेल वाला क्वेश्चन करेंगे, और वो क्वेश्चन करेंगे जो इस बार के पेपर में 5 नंबर का पक्का बनेगा। सर झूठ कह रहे हो, नोट कर लो। होली का दिन है, होली के दिन कभी झूठ नहीं निकलता। 6:25 का टाइम, पूर्णिमा से अगले दिन मैंने बोला, होली के दिन शाम को मैंने बोला कि स्लम सेल में से इस बार क्वेश्चन बनने की पूरी उम्मीद है। 5 नंबर में क्वेश्चन बनेगा, और कौन सा क्वेश्चन बनेगा वो मैं तुम्हें आज करवा दूंगा, ताकि तुम्हें आइडिया लगे कि स्लम सेल वाला क्वेश्चन कैसे करते हैं। क्या बात मेरी समझ में आ रही है। चलो अब पहले ना एक बार स्लम सेल को ना थोड़ा सा समझते हैं, स्लम सेल होता क्या है। हाँ सर जनवरी 25 में आया था, कोई बात नहीं बेटे, मई 25 में भी आएगा, जून 25 के अंदर भी आएगा, सितंबर 25 के अंदर भी आएगा। स्लम सेल पीछा नहीं छोड़ता। कैपिटल गेन तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा भाई। कैपिटल गेन को तो तुम इतना जितना तुम पी सकते हो पी लो, जितना तुम कैपिटल गेन को पी सकते हो उतना पी लो। मैं सही बता रहा हूं तुम्हें। फिर मत कहना कि सर आपने बार बार नहीं बोला। जो बच्चा गया ना कैपिटल गेन कब खत्म होगा, कब खत्म होगा, खत्म तो हो जाएगा बेटे, खत्म तो होना ही है। खत्म के बाद तुम्हें शुरू भी करना है, और जितनी बार शुरू करोगे उतनी बार खत्म कर लेना इस चैप्टर को। मैं सच्ची सच्ची कह रहा हूं, ठीक है ना, क्योंकि फिर आप मेरे को पेपर के बाद याद करोगे यार गाबा सर ने एक बात बोली थी। क्या बात मेरी समझ में आ रही है। चलो अब सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है। अब एक बार मेरे को सारे के सारे सोच के बताओ, स्लम सेल का मतलब क्या होता है। अच्छा कई बार ना मैं क्लास में पूछता हूं, बच्चे नए नए होते हैं, तो मैंने कहा बोलो बच्चों स्लम सेल का मतलब क्या होता है। एक बच्चा कहता है सर वो अपने वो झोपड़ी होती है ना, झुग्गी झोपड़ी होती है, तो झुग्गी झोपड़ी अपना जो होती है झुग्गी झोपड़ी की सेल को ना हम स्लम सेल बोलते हैं। तो मेरे बच्चे पहली बात तो ये वो स्लम नहीं है, मैं उस स्लम की सेल नहीं कह रहा। यहां पे स्लम सेल का मतलब होता है, स्लम सेल मतलब सेल फॉर ए लमसम कंसीडरेशन। इट मींस अगर आपने पूरा बिजनेस बेच दिया, अगर आपने पूरी अंडरटेकिंग बेच दी, अगर आपने पूरा डिवीजन बेच दिया, तो गवर्नमेंट कहते हैं उसको हम स्लम सेल कहते हैं। भाई आज मेरी बहुत सारी यूनिट्स हैं, उसमें से एक यूनिट को मैंने बेच दिया तो वो स्लम सेल है। अगर मैंने कोई यूनिट बेच दी, मैंने एक बिजनेस का पार्ट मतलब मैंने कोई सिंगल एसेट नहीं बेची,
मैंने कोई सिंगल एसेट नहीं बेची, मैंने अपनी पूरी अंडरटेकिंग ही बेच दी, उसको स्लम सेल कहते हैं। तो गवर्नमेंट ये बात कहती है कि स्लम सेल के अंदर क्या होता है, जब तुम अपना पूरा बिजनेस बेचते हो, जब तुम अपना पूरा डिवीजन बेचते हो, जब तुम अपनी पूरी अंडरटेकिंग बेचते हो, उस अंडरटेकिंग, उस डिवीजन को ही हम एक कैपिटल एसेट मान लेते हैं कि ये डिवीजन और ये अंडरटेकिंग ही एक कैपिटल एसेट है। सिंगल एसेट नहीं बेची, मैंने पूरा का पूरा बिजनेस बेच दिया, तो गवर्नमेंट का पूरा बिजनेस ही एक कैपिटल एसेट है। ठीक है सर, फिर अगर पूरा बिजनेस एक कैपिटल एसेट है तो फिर आप कैपिटल गेन कैसे लगाओगे? तो पूरे बिजनेस में निकालेंगे। सर पूरे बिजनेस पे कैसे निकालोगे? जैसे मैंने पूरा बिजनेस बेचा, बहुत ध्यान सुनना, मैंने कहा ना ये अब जो मेरा कमिंग टाइम जो है ये मुझे इसी पे लगाना है, मुझे आज तुम्हारे 5 नंबर इसके तो पक्के करके भेजने हैं, तो बहुत ध्यान सुन लेना। तो बच्चा कहता है काबा सर आपने पूरा बिजनेस बेचा, बट पूरे बिजनेस को आपने बेचा तो कैपिटल गेन कैसे निकालोगे? मैं कहा नॉर्मल कैपिटल गेन निकालेंगे। कहता सेल प्राइस आप क्या लोगे स्लम सेल में? तो गवर्नमेंट कहती है सेल प्राइस हम लेंगे फेयर मार्केट वैल्यू। सर फेयर मार्केट वैल्यू क्या? तुम्हें क्वेश्चन में 2 फेयर मार्केट वैल्यू दी होंगी, तो दोनों में से जो भी हायर वाली होगी वो ले लेना। और अगर तुम्हें दोनों नहीं दी, तुम्हें एक ही एफएमबी दी है, तो जो एक एफएमबी दी होगी वो ले लेना। सर दोनों एफएमबी कौन सी होती हैं? तो गवर्नमेंट कहती है जो तुमने अंडरटेकिंग बेची उसकी एफएमबी 1, वो एफएमबी 1 है। जो तुमने अंडरटेकिंग बेची उसकी जो एसेट्स ट्रांसफर हुई उसमें, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू वो एफएमबी 2 है। तो अगर दोनों दे रखी है तो हायर ले लो, अगर एक दे रखी है तो जो एफएमबी दे रखी है उसको तुम सेल प्राइस मान लो, ये तुम्हारा सेल प्राइस आ गया। अब यहां पे सेल प्राइस आ गया, बात खत्म। सर ठीक है, कोस्ट क्या लेंगे? सर यहां पे सिंगल एसेट तो बेची नहीं, पूरा बिजनेस बेचा, तो गवर्नमेंट ने कहा जो तुमने बिजनेस बेचा उस बिजनेस की नेटवर्थ, उस बिजनेस की नेटवर्थ जो है वो तुम्हारा कोस्ट है, मतलब कोआ और कोई के बराबर है जो उस बिजनेस की नेटवर्थ है। सर नेटवर्थ कैसे निकलती है? एसेट माइनस में लाइबिलिटी। जो तुमने अंडरटेकिंग बेची उसकी बैलेंस शीट होगी, उसमें से एसेट्स में से लाइबिलिटी माइनस कर लेना, नेटवर्थ आ जाएगी, उस नेटवर्थ को सेल प्राइस में से माइनस कर लेना। तो सर जो एसेट है उस एसेट की वैल्यू को, मतलब एसेट की वैल्यू क्या लेंगे? तो गवर्नमेंट ने कहा अगर वो एसेट नॉन डेप्रिशिएबल है तो जो उसकी बुक वैल्यू होगी उस वैल्यू को बेस बना लेना, और अगर वो डेप्रिशिएबल है तो उसकी डब्ल्यूडीवी जो होगी उसको बेस बना लेना। अगर कोई एसेट 35 एडी वाली है, हम डिस्कस करेंगे पीजीपी के अंदर, उसकी नील वैल्यू ले लेना। बस एक बात ध्यान देना मेरे बच्चे, रिवैल्यूएशन जो होगी ना, रिवैल्यूएशन को इग्नोर करना, हमें रिवैल्यूएशन नेटवर्थ निकालते हुए कंसीडर नहीं करनी, हम रिवैल्यूएशन को इग्नोर करके चलेंगे। बस इतनी सी बात हम बता रहे हैं कि रिवैल्यूएशन को हम इग्नोर करेंगे, रिवैल्यूएशन हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो नॉन डेप्रिशिएबल की बुक वैल्यू, डेप्रिशिएबल की डब्ल्यूडीवी, 35 एडी वाली कोई एसेट है तो उसकी नील ले लेना, तो ये तुम्हारी एसेट आ गई। लाइबिलिटी नॉर्मल, जितनी लाइबिलिटी की वैल्यू होगी वो माइनस कर देना, तुम्हारी नेटवर्थ निकल के आ जाएगी। यार बट गाबा सर एक बात बताओ, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? क्योंकि कुछ एसेट मैंने 2 महीने पहले ली, कुछ एसेट मैंने 6 महीने पहले ली, कुछ एसेट मैंने 1 साल पहले ली। तो गवर्नमेंट ने कहा सिंपल, जब तुम्हारी वो अंडरटेकिंग बनी और जब वो तुम्हारी अंडरटेकिंग बिकी, इसका डिफरेंस अगर 36 महीने से ऊपर का है, यस बिल्कुल सही सुना, 36 मंथ, यहां 24 महीने नहीं है अभी, पूरे कैपिटल गेन में 24 महीने हो चुका है, बट अभी यहां पर अभी भी 36 मंथ की बात हो रही है। तो 36 मंथ के बाद यहां पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा, तो सारे कैपिटल गेन को हम लॉन्ग टर्म ही मान लेंगे, चाहे उसमें कुछ एसेट शॉर्ट टर्म ही क्यों ना हो। और एक बात और सुनना, जब तुम स्लम सेल में ट्रांसफर करते हो तो उसमें तुम्हारे कुछ स्टॉक इन ट्रेड भी बिकते हैं, तो कैपिटल गेन ही आएगा, कोई तुम्हारी बिजनेस की इनकम स्लम सेल वाले केस में नहीं निकल के आएगी। कोई भी तुम्हारी बिजनेस की इनकम जो है वो स्लम सेल वाले केस में नहीं निकल के आएगी, बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? अब मैं एक बार तुम्हें दिखाता हूं, देखो जी। स्लम सेल का मतलब सेल फॉर ए लमसम कंसिडरेशन। स्लम सेल का मतलब मींस ट्रांसफर वन और मोर अंडरटेकिंग as a result of lump sum consideration without value being assigned to asset and liability of any individual asset except for stamp duty purpose। मतलब stamp duty purpose, it means अगर तुम्हें stamp duty के purpose के लिए अलग से वैल्यू निकालनी है तो बात एक अलग है, नहीं तो अलग से वैल्यू तुम निकाल नहीं सकते। आगे देखो की पॉइंट्स क्या है। कैपिटल गेन टैक्सेबल तब होगा जब स्लम सेल किए जाएंगे। नेचर किस पे डिपेंड करती है? तुम्हारी अंडरटेकिंग कब बनी, कब बिकी। अगर डिफरेंस 36 महीने से ऊपर है तो सारे के सारे गेन लॉन्ग टर्म है, नहीं तो शॉर्ट टर्म है। कोई भी तुम्हारी इनकम बिजनेस में टैक्सेबल नहीं होगी, सारा का सारा कैपिटल गेन ही आएगा।
कोआ एंड कोई किसके बराबर है? नेटवर्थ के बराबर है। नेटवर्थ का मतलब क्या है? एसेट्स में से लाइबिलिटी माइनस कर दो। रिवैल्यूएशन हम इग्नोर करेंगे, रिवैल्यूएशन हम कंसीडर नहीं करेंगे। सर आफ्टर 23 जुलाई 24 महीने नहीं हुआ, नहीं यहां पे 24 महीने नहीं है। अगर आप मॉड्यूल भी चेक करोगे इंस्टीट्यूट का, वहां पर आज भी 36 महीने हैं, तो हम 36 महीने के बेस पे लेके चलेंगे। इंडेक्सेशन का बेनिफिट यहां पे मिलता नहीं, याद करो स्लम सेल वाले केस में कोई भी इंडेक्सेशन नहीं मिलता, तो हमें कोई भी इंडेक्सेशन नहीं करना। नॉन डेप्रिशिएबल की बुक वैल्यू लेनी है, डेप्रिशिएबल की हमें डब्ल्यूडीवी लेनी है। उसके बाद अगर मान लो कोई सेल्फ जनरेटेड गुडविल है या बिजनेस की गुडविल है प्रोफेशन की, तो नील लेंगे। अब तुम सब जानते हो सेल्फ जनरेटेड गुडविल की वैल्यू नील लेते हैं। और अगर आपने कोई 100% कॉस्ट पहले इंकर कर ली, वही 35 AD वाली, तो 35 AD वाली ये सेट है तो भी नील लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी उसकी कॉस्ट आप इंकर कर चुके हो। अब यहां पे सेल प्राइस क्या लेंगे? 2 FMV, FMV 1, FMV 2, इनमें से हायर वाली FMV लेके चलेंगे। और अगर एक आपको FMV दी है तो वही FMV हमारी बेस बनेगी, बस ये पर ध्यान दो जी। ये पॉइंट आपको यहां पे स्लम सेल में निकल के आ रहा है। अब मैं तुम्हें यहां पे सारे के सारे बच्चे अगर यहां पे ध्यान दें, तो मैं तुम्हें यहां पे एक क्वेश्चन कराना चाहता हूं, मैं तुम्हें यहां पे क्वेश्चन दिखाना चाहता हूं। आ जाओ जी, आ जाओ एक बार। अब सारे के सारे बच्चे यहां पे ध्यान देना जी। तो ये रहा आपका स्लम सेल की बात अगर हम करें, एक मिनट रुको जी। इनकम टैक्स का क्वेश्चन बैंक, लो जी। अब एक बार यहां पे आपको मैं स्लम सेल वाला क्वेश्चन दिखा देता हूं जी। एक ये क्वेश्चन भी है स्लम सेल का, एक ये क्वेश्चन भी है स्लम सेल का। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको और दिखा रहा हूं पहले। ये लो जी। अब एक बार सारे के सारे बच्चे यहाँ पे चेक करना जी, इधर देखो ध्यान से। ये क्वेश्चन जो आपका है स्लम सेल का है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना इस कुछ, थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। ठीक है, आपके सामने मैं यहाँ पे क्वेश्चन खोल रहा हूँ, ये लो जी। ये क्वेश्चन नंबर 10 है जी, क्वेश्चन नंबर 10 है। अब एक बार सारे के सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ध्यान से पढ़ना भाई, बहुत ध्यान से पढ़ना जी। अब यहाँ पे एक बार चेक करना सारे के सारे बच्चे, देखो यहाँ पे वो कह रहा है मिस्टर ए है, मिस्टर ए एक प्रोप्राइटर है आकाश एंटरप्राइज, ठीक है, हैविंग 2 यूनिट, उसकी 2 यूनिट हैं। ही ट्रांसफर 1 अप्रैल 24 को यूनिट 1, उसने यूनिट 1 जो है वो ट्रांसफर कर दी बाय स्लम सेल। तो यूनिट 1 का मतलब उसने ये वाली यूनिट जो है वो ट्रांसफर कर दी है, ये वाली यूनिट अभी भी उसके पास है, ठीक है। और कितने की ट्रांसफर की? 25 लाख की। और उसकी फेयर मार्केट वैल्यू जो है यूनिट 1 की 1 अप्रैल 24 को वो 30 लाख की है। तो सारे बच्चे बोल दो सेल प्राइस मैं क्या लूंगा? 25 लाख लूंगा या 30 लाख लूंगा? 30 लाख लूंगा। मैंने क्या बोला? एफएमवी जो होगा वो सेल प्राइस बनेगा, तो 30 लाख रुपए का मेरा सेल प्राइस बनेगा। तो सबसे पहली बात तो 30 लाख रुपए का मेरा सेल प्राइस यहां पे निकल के आ गया, ठीक है। फिर वो कह रहा है एक्सपेंडिचर इंकर्ड फॉर ट्रांसफर 28,000 पे, ईओटी जो है वो 28,000 पे है। तो 30 लाख में से पहले तो 28,000 पे माइनस कर दो। तो अगर मैं 30 लाख में से अगर मैं 28,000 पे माइनस कर दूंगा तो बैलेंस आएगा 29,72,000 का मेरा नेट सेल प्राइस आ गया। अब इस नेट सेल प्राइस में से मुझे माइनस क्या करना है? नेटवर्थ माइनस करनी है, क्योंकि जो मेरी नेटवर्थ है वो मेरी को और कोई के बराबर है। अब आगे देखो जी, अब यहां पे लैंड दे रखा है, लैंड नॉन डेप्रिशिएबल है, तो लैंड नॉन डेप्रिशिएबल है तो बुक वैल्यू लेंगे। यूनिट 1 की 12 लाख रुपए, इसकी 2 लाख रुपए, टोटल 14 लाख रुपए, ठीक है। मशीनरी, मशीनरी डेप्रिशिएबल है, इसकी डब्ल्यूडीबी लेंगे, आगे जाके देखते हैं। 3 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, टोटल 4 लाख रुपए। डेटर्स, अब डेटर्स तुम्हारी करंट लाइबिलिटी है 1 लाख रुपए, ठीक है। 40,000, 1,40,000, ठीक है। अदर एसेट दे रखी है 1.5 लाख की, यहां पे 60,000 रुपए, टोटल 210 रुपए टोटल दे रखी है। और फिर यहां पे लाइबिलिटी दे रखी है। अब रिवैल्यूएशन रिजर्व कह रहा है, रिवैल्यूएशन रिजर्व फॉर लैंड यूनिट 1 3 लाख रुपए। अब वो कह रहा है जो यूनिट 1 की लैंड है ना 12 लाख रुपए की,
वो 3 लाख रुपए से वैल्यू उसकी बढ़ी हुई है, मतलब हमने 3 लाख रुपए से रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट कर रखा है। तो मैंने क्या बोला, रिवैल्यूएशन तो हमें इग्नोर करनी है, तो मतलब हमें वैल्यू यहां पे 12 लाख नहीं लेनी, हमें यहां पे वैल्यू जो है वो 9 लाख रुपए की वैल्यू लेके चलनी है। बस ये पर ध्यान दो जी, मतलब हमें यहां पे 9 लाख रुपए की वैल्यू लेनी है, क्योंकि रिवैल्यूएशन को हमें इग्नोर करना है। तो वैल्यू कितनी आएगी, 9 लाख रुपए। तो लैंड की वैल्यू जो हम लेके चलेंगे वो 9 लाख रुपए लेके चलेंगे, ठीक है। बैंक लोन जो है वो 2 लाख रुपए का है, जिसमें 70% यूनिट 1 का है। तो यूनिट 1 का जो बैंक लोन है वो कितना आ गया, 1,40,000 रुपए आ गया। ट्रेड क्रेडिटर 1.5 लाख के हैं, जिसमें 25% जो है वो यूनिट 1 के हैं। तो 1.5 लाख का 25% अगर आप यहां पे निकाल लोगे तो आई थिंक 37,500 रुपए वो ट्रेड क्रेडिटर निकल के आ जाएगा जी। सर मालूम कैसे पड़ा, उसने बोला तो है नालायक, उसने बोला नहीं, उसने रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट कर रखा है 3 लाख का। तो रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट ही कब होता है, जब वैल्यू इंक्रीज हो चुकी हो। आपने रिवैल्यूएशन से वैल्यू बढ़ाई होगी तो रिवैल्यूएशन रिजर्व बनाया होगा ना, अकाउंट्स में आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। अकाउंट्स में रिवैल्यूएशन रिजर्व जब बनता है तो कब बनता है, जब आप वैल्यू को इंक्रीज कर देते हो। तो वही बात यहां पे उसने बोली है। अब वो कह रहा है रिवैल्यूएशन रिजर्व इज क्रिएटेड बाय, देखो लिखा है ना, रिवाइजिंग अपवर्ड द वैल्यू ऑफ लैंड ऑफ यूनिट 1। अपवर्ड द वैल्यू, उसको आपने बढ़ा दिया, ठीक है, उसको हमने ट्रीटमेंट कर दिया। तो लैंड की वैल्यू हम यहां पे 9 लाख रुपए की लेके चलेंगे। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं नो इंडिविजुअल वैल्यू ऑफ एनी एसेट इज कंसीडर। अच्छी बात है, हमें इंडिविजुअल एसेट की वैल्यू लेनी भी नहीं है। कह रहा है अदर एसेट ऑफ यूनिट 1, जो अदर एसेट है यूनिट 1 की, उसमें पेटेंट है, पेटेंट इंक्लूड है, जो एक्वायर किया था 1 जुलाई 22 को 50,000 रुपए का। मतलब 1.5 लाख में ना 50,000 रुपए का पेटेंट भी है। तो 1.5 लाख में 50,000 रुपए का पेटेंट है, मतलब 1 लाख रुपए की अदर एसेट है। तो पहले तो वो 1 लाख भी लिख लेते हैं, फिर डेटर यहां पे लिख लेते हैं, 1 लाख रुपए के डेटर लिख लेते हैं। उसके बाद फिर यहां पे मशीनरी, अब यहां पे मशीनरी है और उसने मशीनरी का उसने बोला वैल्यू ऑफ जो मशीन रिप्रेजेंट कर रही है वो WDV ही है। तो 3 लाख रुपए की आप यहां पे मशीनरी भी लिख सकते हो। तो यहां पे आपका लैंड आ गया, यहां पे मशीन आ गई, यहां पे आपके डेटर आ गए और यहां पे आपके अदर एसेट्स आ गई। अब बस मेरा एक बचा, पेटेंट बचा है। अब मेरा क्या बचा है, पेटेंट बचा है। क्या बचा है, मेरा पेटेंट बचा है। तो पेटेंट कितने का, 50,000 रुपए का। वो लिया कब है आपने, 1 जुलाई 22 को। अब मैं उम्मीद कर रहा हूं आप सबने PGBP वाला चैप्टर तो पढ़ा हुआ है, पहली बार तो कोई बैठा नहीं यहां पे जी। अब याद करो PGP के अंदर ना डेप्रीसिएशन मिलता है और इनटेंजिबल एसेट पे डेप्रीसिएशन का जो रेट होता है वो 25% होता है। और इनकम टैक्स में ऐसा तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि नंबर ऑफ डेज के बेस पर मिलेगा। याद करो इनकम टैक्स में क्या होता है, अगर यूज लेस देन 180 डेज है तो हाफ मिलता है, अगर यूज आपका 180 डेज या उससे ज्यादा तो फुल मिलता है। तो यहां पे तो पूरे वाली बात होती है, अकाउंट्स की तरह नंबर ऑफ डेज वाला कॉन्सेप्ट तो यहां पे है ही नहीं। अब यहां पे 1 जुलाई 22 है, तो मतलब 22-23 का डेप्रीसिएशन और 23-24 का डेप्रीसिएशन। तो अगर मैं बात करता हूं 50,000 रुपए की वैल्यू है, तो 50,000 में से 25% अगर माइनस करूंगा, तो यहां पे 25% माइनस करूंगा तो 12,500 माइनस करके 37,500 आ गया। इसका फिर 25% अगर मैं निकालूंगा 9,375, तो पेटेंट की वैल्यू जो निकल के आ गई वो आ गई 28,125 रुपए की पेटेंट की वैल्यू आ गई। अब 28,125 रुपए की पेटेंट की वैल्यू आ गई, तो 28,125 रुपए इसमें वैल्यू को ऐड कर दो जी। अब ये मेरी एसेट की वैल्यू हो गई। अब चेक करो लाइबिलिटी। अब अगर मैं लाइबिलिटी की बात करूंगा, बैंक लोन, बैंक लोन कितने का, 2 लाख का, उसमें 70 यूनिट 1 का है, तो 1,40,000 रुपए यूनिट 1 का है जी। फिर यहां पे 25% 1.5 लाख का, तो 1.5 लाख रुपए का 25% अगर मैं निकालूंगा तो 37,500 रुपए ये निकल के आ गया आपका जी। अब बताना मेरे को, बताओ। अब एसेट में से लाइबिलिटी माइनस कर लो जी। 9 लाख प्लस में 1 लाख प्लस में 1 लाख, 3 लाख, 28,125, ठीक है री, माइनस में 1,40,000 और माइनस में 37,500, तो ये आ रहा है जी 12,50,625 रुपए की नेटवर्थ आ रही है। एक बार चेक करना, गलत तो नहीं है जी। मतलब मेरी आ रही है 12,50,625 रुपए की नेटवर्थ आ रही है। एक बार चेक करना, सेम आंसर आ रहा है भाई। ये मेरी एसेट्स हैं, एसेट्स में से लाइबिलिटी मैंने माइनस कर दी, तो ये मेरी नेटवर्थ आ रही है 12,50,625 की। तो 12,50,625 की नेटवर्थ आ रही है, तो 29,72,000 में से 12,50,625 की नेटवर्थ मैंने माइनस कर दी।
तो 29,72,000 में से अगर मैं माइनस करूंगा तो 17,21,375 पे अगर मैं चेक करूंगा तो ये कैपिटल गेन आएगा जी। तो एक बार देखना 12,21,375, 12,21,375, लो जी ये हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकल के आ गया। अब मुझे बताओ इसमें कोई दिक्कत परेशानी है तो जी। अब मेरे को सारे के सारे बच्चे फटाफट से बता दो इसमें कोई दिक्कत परेशानी आपको है तो बता दो जी, फटाफट से। तो इसमें कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो आप मुझे फटाफट से बता सकते हैं, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे जी। किसी भी तरह की कोई दिक्कत परेशानी है जी। सर एक बार पेटेंट वाला पॉइंट दोबारा समझा दो मेरे बच्चे। देखो पेटेंट वाले पॉइंट में ना पहली बात तो ये समझो आप, पेटेंट वाले पॉइंट में क्या, पेटेंट एक डेप्रिशिएबल एसेट है। अब अगर पेटेंट डेप्रिशिएबल एसेट है तो उस पर क्या मिलेगा, डेप्रिसिएशन मिलेगा। अब अगर पेटेंट में मिलेगा डेप्रिसिएशन तो पेटेंट जो है ना वो हमारी इनटेंजिबल एसेट है। पेटेंट क्या है, हमारी इनटेंजिबल एसेट, और इनटेंजिबल एसेट पे जो रेट हमारा है वो 25% का है। अब उसने पेटेंट लिया 1 जुलाई 22 को, तो 22-23 का डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, 23-24 का डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, तो 50,000 में से 25% गया 12,500, फिर बैलेंस वैल्यू बची, फिर उसका 25% गया, फिर बैलेंस वैल्यू बची, तो वो हमारी WDV आ गई 24-25 के लिए। तो मैंने क्या बोला था कि डेप्रिशिएबल वाले केस में WDV लेनी है। तो WDV जो हमारी आ रही है अगर आप चेक करोगे, देखो पेटेंट वाले केस में वो यही तो WDV आ रही है, क्योंकि पेटेंट डेप्रिशिएबल है ना, तो क्या लेंगे, WDV लेंगे। तो WDV हमारी ये वाली निकल के आ रही है। और यहाँ पे 36 महीने से ऊपर हो चुका है, तो उसने बोला जो तुम्हारे कैपिटल गेन होंगे वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होंगे जी। 35 AD वाला इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है जी। 35 AD वाला इसमें कोई क्वेश्चन नहीं। और 35 AD वाले में है क्या, 35 AD में तो नीली वैल्यू लेनी है, क्योंकि ऑलरेडी आप पूरी की पूरी कॉस्ट वहां पे रिकवर कर चुके हो पीजीपी के अंदर। जब पूरी कॉस्ट आप वहां पे रिकवर कर चुके हो तो जब तुम कैपिटल गेन के लिए नेटवर्थ निकालोगे तो उसकी वैल्यू नील लेके चलोगे, क्योंकि 100% कॉस्ट तुम्हें पहले अलाउड हो चुकी है। अब मेरे को सारे बच्चे बताओ क्या आपको यहां पे कोई दिक्कत तो नहीं है। अब एक मैंने आपको यहां पे एक पॉइंट और था, यहां पे जो हमारा स्लम सेल वाला पॉइंट यहां पे निकल के आ रहा था जी। तो स्लम सेल वाला पॉइंट जो हमारा यहां पे निकल के आ रहा था, तो वो हमारा जो निकल के आ रहा था स्लम सेल वाला एक पॉइंट और था, तो ये हमारा है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 30 पे आओ जी। एक बार क्वेश्चन नंबर 30 चेक करते हैं जी। एक बार सारे बच्चे फटाफट से क्वेश्चन नंबर 30 के ऊपर आ जाओ, और 30 पे हम देखते हैं 30 पे क्या है जी। आओ जी। एक स्लम सेल वाला और था ना जी, एक स्लम सेल वाला और था जी। सर ये जनवरी के एग्जाम में आया था सीए में। हाँ तो अच्छी बात है ना, दोबारा एक ये तुम मतलब क्या चाह रहे हो कि एक बार आ गया तो दोबारा नहीं बन सकता क्या? अगर इंस्टीट्यूट ने एक बार दे दिया तो सर हमें नहीं लग रहा अब दोबारा बन पाएगा। तो हमें तो लग रहा है कि स्लम सेल आएगा नहीं, जब फिर आ गया तो फिर क्या बोलोगे उसको, दोबारा क्यों दे दिया? क्योंकि एक बार दे दिया था। तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 30 ये लो जी। एक बार आप क्वेश्चन नंबर 30 है, तो मैं चाहता हूं आप एक बार क्वेश्चन खुद पढ़ो जी। मैं चाहता हूं एक बार आप क्वेश्चन खुद पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 30 देखो जी। क्वेश्चन नंबर 30 देखो फटाफट से। यहां पे क्या कह रहा है, कह रहा है स्टार एंटरप्राइज हैज ट्रांसफर इज यूनिट्स आर। उसने यूनिट आर जो है, यूनिट आर, तो यूनिट आर ये यूनिट आर ये ट्रांसफर की है टू ए लिमिटेड बाय वे ऑफ स्लम सेल 23 जून 24 को। समराइज बैलेंस, तो बैलेंस शीट ऑफ स्टार एंटरप्राइज एज ऑन द डेट दे रखी है। फिक्स एसेट दे रखी है यूनिट पी की, यूनिट क्यू की, यूनिट आर की। तो मैं यूनिट आर दी है, तो यूनिट आर की आपकी ये है। अदर एसेट में यूनिट आर की आपकी ये 440 है। और अगर मैं लाइबिलिटी की बात करूंगा तो लाइबिलिटी में ये आपकी यूनिट आर की जो है, ये आपकी लाइबिलिटी यूनिट आर की निकल के आ रही है। फिर उसने क्या बोला, कह रहा है यूजिंग द फर्दर इंफॉर्मेशन स्लम सेल कंसीडरेशन जो है यूनिट आर ट्रांसफर के 930 लाख रुपए है। तो पहली बात तो सेल प्राइस कितना हो गया, 930 लाख रुपए सेल प्राइस हो गया। कह रहा है फिक्स एसेट ऑफ यूनिट आर इंक्लूड, जो फिक्स एसेट है यूनिट आर की कितनी है जी, वो है 600। तो 600 में इंक्लूड है लैंड विच वॉज परचेज एट 110 लाख इन 2009 एंड वॉज रिवैल्यू एट दी 140 लाख। अब बताओ एसेट को रिवैल्यू कर दिया, तो पहले मेरे को सारे बच्चे बताओ क्या हम रिवैल्यूएशन लेंगे या रिवैल्यूएशन इग्नोर करेंगे? हम रिवैल्यूएशन इग्नोर करेंगे। रिवैल्यूएशन जो है वो हमारे किसी काम की नहीं है, रिवैल्यूएशन हमें हटानी है। तो वैल्यू जो हमें लेनी है वो 110 लाख की लेके चलनी है, जो बुक वैल्यू है, क्योंकि वो नॉन डेप्रिशिएबल है ना, तो नॉन डेप्रिशिएबल की बुक वैल्यू लेनी है। नॉन डेप्रिशिएबल में डेप्रिसिएशन तो है ही नहीं,
तो WDV का तो मतलब ही नहीं है, बुक वैल्यू लेनी है, तो हमें 140 लाख नहीं लेनी, हमें 110 लाख लेके चलनी है जी। फिर वो कह रहा है अदर फिक्स एसेट ऑफ यूनिट आर है रिफ्लेक्टेड 460 लाख, दैट इज 600 लाख लेस वैल्यू ऑफ लैंड, ठीक है। तो विच रिप्रेजेंट WDV ऑफ दोज एसेट एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट, द WDV ऑफ एसेट जो है वो 430 लाख है जी। अब अगर अदर एसेट जो है वो डेप्रिशिएबल है, अब डेप्रिशिएबल के हम क्या लेते हैं जी, डेप्रिशिएबल के हम क्या लेके चलेंगे, WDV। तो उसने बोला WDV जो है वो 430 लाख रुपए की है। भाई जो आपकी WDV जो है वो एसेट की कितनी है, 430 लाख रुपए। यूनिट आर सेटअप की 2007 में, तो भाई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा, और कोस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स तो हमें लेना ही नहीं होता, क्योंकि स्लम सेल वाले केस में इंडेक्सेशन तो हमारे किसी काम की होती नहीं है। अब मेरे को सारे बच्चे पहले नेटवर्थ निकाल के बताओ। अब नेटवर्थ में एसेट बताओ पहले, तो एसेट में एक तो कॉस्ट ऑफ लैंड आ गया 110 लाख का, 110 लाख का आ गया जी। उसके बाद फिर यहां पे उसने बोला जो WDV है कितने की है, 430 लाख रुपए की हमारी ये है जी। फिर अदर एसेट कितने की है, 440 की है, ये आ गया जी। उसके बाद फिर हमारी लाइबिलिटी यहां पे कितनी रखी है, लाइबिलिटी दे रखी है 140 की। तो एक बार चेक करो यहां पे अब नेटवर्थ कितना आएगा जी। अब अगर मैं नेटवर्थ की बात करूंगा 110 प्लस में 430 प्लस में 440 माइनस में 140, तो ये बैलेंस आएगा 840 आएगा मेरे ख्याल से, 840 मेरे ख्याल से नेटवर्थ आएगी। अब 900 बेचा कितने का, 930 का, 840 की मेरी नेटवर्थ है, तो माइनस में 930, तो 90 लाख रुपए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा इसके अंदर जी। सर जी एक बार दोबारा से नेटवर्थ निकालनी है बस, अगर नेटवर्थ निकाल ली तो काम हो गया। नेटवर्थ मतलब एसेट माइनस में लाइबिलिटी। एसेट में यहां पे आपको ये एसेट दे रखी है, वो कह रहा है 600 की है, बट 600 में उसने बोला लैंड है, तो लैंड 140 की बोल रहा है वो, बट रिवैल्यू करके बोल रहा है, रिवैल्यू करके बोल रहा है। बुक वैल्यू कितनी 110, तो बुक वैल्यू आ गई 110। उसने बोला बाकी जो बची लैंड को हटा के वो बची 460, वो डेप्रिशिएबल है। उसकी WDV जो है वो कितनी है, 430 है, तो ये WDV 430 आ गई। फिर ये अदर एसेट 440, लाइबिलिटी 140 दे रखी है, तो 840 आ गया आपका जी। ठीक है जी, 840 आ गया जी। अब 840 यहां पे निकल के आ गया, तो आपका माइनस करोगे तो 90 लाख रुपए तुम्हारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मेरे ख्याल से यहां पे आना चाहिए। तो अगर आप इसका आंसर एक बार देख लो, मेरे ख्याल से इसका आंसर अगर आप देख लोगे तो क्वेश्चन नंबर 30 है, तो क्वेश्चन नंबर 30 पे ये तुम्हारा यहाँ पे कैपिटल गेन जो है यहाँ पे ये 30, हाँ ये 90 लाख रुपए तुम्हारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया। अब बताओ इसमें क्या दिक्कत है जी। और ये हमारी नेटवर्थ आ रही है 840 लाख रुपए जी। ठीक है, ये हमारी नेटवर्थ आ रही है 840 लाख रुपए। अच्छा इससे अगला क्वेश्चन भी स्लम सेल का है जी। इससे अगला क्वेश्चन भी जो है वो हमारा स्लम सेल का ही है, तो ये मैं तुम्हें होमवर्क दे रहा हूँ जी। फिर अब क्वेश्चन नंबर 31 होमवर्क कर लेना जी। क्वेश्चन नंबर 31 आप एक बार होमवर्क कर लेना, इसके बाद का ही क्वेश्चन है वो आपका स्लम सेल का है, वो आपका होमवर्क है। दो मैंने स्लम सेल वाले करवा दिए, एक आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं क्वेश्चन नंबर 31, आप वो होमवर्क करके आएंगे, बस ये पर ध्यान दो जी। डन अथर्व, थैंक यू सो मच, गुड इवनिंग मेरे बच्चे, गुड इवनिंग। डन, लोग करें इसको जी। चलो अब यहां पे एक बार वापस आ रहा हूं, फटाफट से आओ जी। अब इधर देखो ध्यान से, अब ये हमारा बैलेंस बचा है, ये 112, ये 112A, ये 111A और ये फाइनेंस एक्ट, ये पॉइंट हमारा बैलेंस बचा हुआ जी। अब सारे के सारे बच्चे एक बार इधर ध्यान देना जी। सर पर्सनल लोन का क्या होगा, माइनस होगा कि नहीं? नहीं, पर्सनल लोन माइनस नहीं होगा जी, पर्सनल लोन इसमें नहीं आएगा जी। ले भाई एक बच्चा कह रहा है स्लम सेल बता दीजिए। तो अभी तक हम क्या कर रहे थे? अभी 50 मिनट जो मैंने क्लास ली है, 50 मिनट में क्या कर रहे थे हम? हैं नालायक। चलो सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब यहां पे एक बार चेक करना, अब ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कि जो टैक्स रेट है ना, ये 112, ये 112A, ये 111A और ये फाइनेंस है, इसको थोड़ा ध्यान सुनना चाहिए। अगर आप ये डायग्राम अपने दिमाग में सेट कर लेते हैं, ये पूरा का पूरा डायग्राम, तो आप ये मान लो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के टैक्स रेट में और टैक्स निकालने में। ये 2 पेज का डायग्राम, इसको दिमाग में सेट कर लेना, उसके बाद तुम कोई भी कॉन्सेप्ट उठा लेना, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये 2 पेज का डायग्राम बहुत बढ़िया डायग्राम है। अब एक बार यहां पे आओ जी, इधर देखो ध्यान से।
अब सारे के सारे बच्चे एक बार फटाफट से यहां पे आओ। अब देखो यहां पे ना सबसे पहली बात तो ये समझो कि जो कैपिटल गेन जो होते हैं ना, वो कैपिटल गेन जो हैं वो दो तरह के होते हैं जी। कैपिटल गेन जो हैं वो दो तरह के हैं, या तो कैपिटल गेन आपका लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है। सारे बच्चे आने वाले 15 मिनट मेरे को सुन लो, थोड़ा मुझे भी सुन लिया करो। अगर मैं तुम्हारी लाइव चैट बार बार पढ़ूंगा ना तो 1 घंटे में आउटपुट निकलेगा 15 मिनट का, ठीक है ना। तो मैं ये चाहता हूं कि 1 घंटे में आउटपुट 1 घंटे का ही निकले, ठीक है। तो जो भी कुछ मेरे को लगता है कि हाँ भाई इससे इंटरकनेक्टेड है तो मैं बीच में ले लेता हूं। तो अब यहाँ पे सारे बच्चे सुनो ध्यान से। तो गवर्नमेंट ये बात कहती है जो कैपिटल गेन है ना, कैपिटल गेन तुम्हारे दो तरह के हैं, या तो लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म। अब जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होते हैं, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन गवर्नमेंट ने कहा वो दो तरह के होते हैं, या तो 112 वाले होते हैं या 112A वाले होते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दो तरह के होते हैं, या तो 111A वाले होते हैं या वो अदर्स वाले होते हैं। पहले हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात करते हैं। अब लॉन्ग टर्म गेन या तो 112 या 112A। सर 112 में कौन आते हैं? जो 112A में नहीं आते, सभी कैपिटल गेन जो है वो 112 में आते हैं। सिंपल एग्जांपल, घर बेचा, गोल्ड बेचा, ड्राइंग बेचा, पेंटिंग बेचा, स्कल्पचर्स बेचा, इवन अपने शेयर्स भी बेचे तो भी 112 में आ सकते हैं अगर 112A वाली कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है। तो अब ये मान लो 90% से ज्यादा कैपिटल गेन 112 के ही होते हैं, जो हमने कर लिया। याद है 20% पहले लगता था, अब 12.5% है। बट वो लैंड और बिल्डिंग वाले केस में ऑप्शन है, वो हम पढ़ चुके हैं। तो 112 तो हम खूब पढ़ चुके हैं, 112 में कोई दिक्कत नहीं है। सर 112A में कौन से आते हैं? 112A में 3 एसेट्स आती हैं, इक्विटी शेयर्स, लिस्टेड और यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स और यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। मैं दोबारा बोलूंगा, इक्विटी शेयर, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। अगर आपने इन 3 में से कोई भी सिक्योरिटी बेची है और उसके बेचने पर आपने एसटीटी पे की है, बेचने पर क्या पे किया? एसटीटी। आपने बेची कब हो? 1 अप्रैल 2018 या उसके बाद बेची हो, और बेचने पर आपने एसटीटी पे किया हो। बट इक्विटी शेयर वाले केस में परचेज एंड सेल दोनों पे एसटीटी पे की हो। मतलब बाकी दोनों केस में सिर्फ सेल पर, बट इक्विटी शेयर वाले केस में परचेज एंड सेल दोनों पर आपने एसटीटी पे किया हो। तो जो भी तुम्हारे कैपिटल गेन आएंगे 1,25,000 रुपए तक के तो एग्जम्प्ट हैं। 1,25,000 से ऊपर के जो भी कैपिटल गेन होंगे वो टैक्सेबल होंगे 10% के रेट से। कब? अगर वो ट्रांसफर 23 जुलाई 2024 से पहले का है। अगर ट्रांसफर 23 जुलाई 24 से उसके बाद का है तो ये 10% वाला रेट 12.5% हो जाएगा। एग्जम्पशन लिमिट सेम ही रहेगी 1,25,000। क्या बात मेरे समझ में आ रही है? अब एक बार यहां पे चेक करो, देखो मैंने क्या बोला, 112A 112 में क्या लिखा है? जो कैपिटल गेन 112A में नहीं आएगा वो लॉन्ग टर्म 112 में आएगा। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं उस डायग्राम के अंदर। अब 112A में क्या आएगा? अगर आपने ट्रांसफर की 3 एसेट्स, 3 कौन सी? लिस्टेड इक्विटी शेयर्स, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड और बिजनेस ट्रस्ट। कंडीशन क्या है? कंडीशन आपने 1/4/18 के बाद बेचा हो, और इक्विटी शेयर वाले केस में परचेस एंड सेल दोनों पे एसटीटी हो, इन दोनों केस में सेल पे एसटीटी हो। अगर ट्रांसफर 23 जुलाई 24 से पहले का है तो 1,25,000 एग्जम्प्ट है। 1,25,000 के बाद 10% टैक्सेबल है एक्सेस वैल्यू पर। अगर ट्रांसफर उस दिन या उसके बाद का है तो 1,25 एग्जम्प्ट है, और 1,25 के बाद 12.5% टैक्सेबल है। बट 1,25 दो बार लिमिट नहीं मिलेगी, कंबाइन लिमिट पूरे साल की 1,25,000 पे है। और यूज कहां पे करोगे? जो तुम्हारे लिए बेनिफिशियल होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि 1,25 वहां 1,25 वहां, मैक्सिमम शेयर से आने वाले 1,25,000 रुपए के गेन ही एग्जम्प्ट होंगे। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? अभी उसको छोड़ो ना, उसको छोड़ो, 2018 की बात छोड़ो, अभी नॉर्मल बात करो। अभी मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा, जो तुम कह रहे हो वो कोस्ट वाले केस में है। नॉर्मल बात करो, जो गेन आ रहा है 1,25 एग्जम्प्ट है, 1,25 के बाद टैक्सेबल होगा 10% के रेट से। अगर 23 जुलाई से पहले है, अगर 23 जुलाई से उसके बाद है तो 12.5% से होगा। टोटल एक साल में 1,25,000 रुपए की लिमिट मिलेगी। बस ये पर ध्यान दो, 1,25,000 रुपए से ऊपर की लिमिट नहीं मिलेगी। हाँ, एक बच्चे ने बोला सर अगर एसटीडी पे नहीं किया तो एसटीडी पे नहीं किया तो 112। सिंपल ना, अगर 112A नहीं है तो 112 ही है। या तो 112A वाली कंडीशन सेटिस्फाइड कर दो, नहीं तो 112 में तो आ ही जाओगे। और 112 के रेट हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब प्रॉब्लम क्या है कि 112A में समझ में आ गया सर
1,25,000 तक एग्जाम्प्ट है, 1,25,000 के बाद टैक्सेबल है। बट प्रॉब्लम क्या है, 25 तो तब आएगा जब गेन निकालना आता हो। अब बच्चा अगर गेन निकालना आता हो, मतलब गेन निकालना तो सिंपल ही है। लॉन्ग टर्म वाले केस में इंडेक्सेशन तो होती नहीं है गवर्नमेंट ने कहा, बिल्कुल यहां पर भी नहीं होती, और 23 जुलाई से पहले होती थी, 23 जुलाई से पहले यहां पर भी नहीं होती थी सर। बट लॉन्ग टर्म में तो होती थी बट 112A में नहीं होती थी। सर कैसी बात कर रहे हो, लॉन्ग टर्म में तो इंडेक्सेशन होती थी ना, होती थी, बट 112A में नहीं होती थी। तो सर 112A में नहीं होती थी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में इंडेक्सेशन नहीं होती थी, तो क्या बिना इंडेक्सेशन के नुकसान नहीं होता था? नहीं होता था। यार कमाल है यार गाबा सर, कैसे बेकार की बात कर रहे हो। तुम कह रहे हो इंडेक्सेशन भी नहीं थी और नुकसान भी नहीं होता था, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A में कोस्ट निकालने का तरीका दिया होता था। मतलब लॉन्ग टर्म गेन 112 में कोस्ट निकालने का तरीका दिया, और वो ऐसा तरीका दिया हुआ है, उससे अगर आप चेक करोगे कहीं ना कहीं इंडेक्सेशन बीच में इनकॉर्पोरेट हो जाती है। अब वो कोस्ट निकालने का क्या तरीका है, कोस्ट निकालने का क्या तरीका है जी? ओके अनिकेत, ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू। अब यहाँ पे एक बार चेक करो, अब देखो यहाँ पे कोस्ट निकालने का तरीका क्या है। देखो पहले तो ये देख लो जी, पहले यहां पर ये देख लो कि इन केस ऑफ रेजिडेंट इंडिविजुअल एचईएफ वही अनएग्जॉस्टेड एग्जम्पशन लिमिट आप यूज कर सकते हो, आप 112A के अंदर भी कर सकते हो। आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी 80C to 80U, और आप सब जानते हो 112A के टैक्स में से रिबेट भी नहीं मिलती, और कोई इंडेक्सेशन नहीं है। बट कैपिटल गेन कैसे निकलता है, देखो सेल प्राइस माइनस में ईओटी, नेट सेल प्राइस माइनस में कोआ, फिर लॉन्ग टर्म गेन 112 आ गया। अब ये कोस्ट निकालने का तरीका क्या है, ये कोस्ट निकालने का तरीका है। अब जब भी तुम 112A की बात करोगे ना, तो 112A में कोस्ट निकालने का तरीका सुनो क्या है। गवर्नमेंट कहती है 112A में कोस्ट निकालने का तरीका है हायर ऑफ A एंड B, हायर ऑफ A एंड B, फिर B का मतलब लोअर ऑफ 1 एंड 2। एक बार दोबारा बोलूंगा, 112A में कोस्ट निकालने का तरीका है हायर ऑफ A एंड B, और B का मतलब है लोअर ऑफ 1 एंड 2। अब हायर ऑफ A एंड B, तो A का मतलब क्या है, जो तुम्हारी एक्चुअल कॉस्ट है, जो तुम नॉर्मल कॉस्ट लेते हो, वो तुम्हारी A है। B का मतलब लोअर ऑफ 1 एंड 2, तो लोअर किसमें से, जितने का तुमने शेयर्स बेचे सेल प्राइस, या 31 जनवरी 18 की एफएमवी। सर 31 जनवरी 18 की एफएमवी क्यों, क्योंकि 1 फरवरी को बजट आया था और 2018 की अमेंडमेंट है, तो 1 फरवरी को बजट आया, उससे एक दिन पहले 31 जनवरी 18 को एफएमवी। सर अगर मान लो 2-3 एफएमवी दी है, तो हायर वाली एफएमवी लेनी है। तुम्हें 3 एफएमवी दी हुई है उस दिन की, तो हायर वाली जो होगी वो लेके चलना। एक दिया तो एक ले लो, अगर 3-4 दिए तो हायर वाली एफएमवी लेके चलोगे 31 जनवरी 18 की, तो वो एफएमवी सेल प्राइस, इसमें से लेस, जो लेस है और जो तुम नॉर्मल कॉस्ट लेते हो, इनमें से हायर, ये तुम्हारी कॉस्ट बनेगी 112A के लिए। अब जो भी तुम्हारी कॉस्ट बनेगी कैपिटल गेन निकाल दो, अगर 125 तक है तो वो एग्जम्प्ट है, 125 के बाद वो टैक्सेबल है जी। तो ये है 112A में कॉस्ट निकालने का तरीका। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? तो इस तरह से 112A में कॉस्ट निकलती है। मैं दोबारा बोल रहा हूं कैसे निकलती है, हायर ऑफ A और B। A का मतलब जो तुम नॉर्मल कॉस्ट लेते हो। सर नॉर्मल का मतलब क्या है, अगर 141 के बाद है तो परचेज प्राइस, और अगर 141 से पहले है तो फिर परचेज प्राइस और एफएमवी विच एवर इज हायर। मतलब जो भी तुम नॉर्मल कॉस्ट लेते हो, अगर 112A ना होता तो क्या नॉर्मल कॉस्ट क्या लेते वो। फिर बी लोअर, लोअर किसमें से, सेल प्राइस जितने का तुमने शेयर बेचा वो, और 31 जनवरी 18 की एफएमवी, इनमें से लेस, जो लेस है उस कॉस्ट से कंपेयर करो इनमें से हायर, ये तुम्हारा कॉस्ट यहां पे निकल के आ रही है। सेल प्राइस, इंडेक्सेशन 112 में इंडेक्सेशन नहीं मिलता, इंडेक्सेशन पहले भी नहीं था अभी भी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पे कॉस्ट निकालने का तरीका है। इंडेक्सेशन मैंने कब कहा यहां पे है, नालायक। अरे दिया कह रही थी क्या, यहां पे इंडेक्सेशन पहले भी नहीं था अब भी नहीं है, यहां पे पहले भी कॉस्ट निकालने का तरीका अलग ही था। तो जो पहले कॉस्ट निकालने का तरीका था अभी भी सेम कॉस्ट निकालने का तरीका है। तो जो गेन आ रहा है 1.25 एग्जाम्प्ट है, 1.25 के बाद टैक्सेबल है, बस ये बात ध्यान दो। रेट आपको मैंने बोल दिया 10% और 12.5%, वो डिपेंड करता है अपने ट्रांसफर कब किया, और सेम सब चीजें हैं। बट अगर तुम्हारे वो लॉन्ग टर्म नहीं है और तुम्हारे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ रहे हैं, तो फिर वो 111 के अंदर जाएंगे जी, सेम। और 111 में कोई लिमिट नहीं है 1.25 की,
23 जुलाई से पहले रेट 15% था और 23 जुलाई के बाद रेट 20% हो चुका है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का। ठीक है, उसके बाद यहां पे अगर आपके शॉर्ट टर्म ट्रिपल बने के नहीं है, अदर हैं, तो अदर वाले केस में तो नॉर्मल स्लैब रेट जो होते हैं, नॉर्मल टैक्स रेट जो होते हैं वो एप्लीकेबल होते हैं जी। तो ये पूरा डायग्राम आपका यहां पे निकल के आ रहा है, ये बात ध्यान दो। अब यहां पे एक बार देखो ध्यान से जी, अब ये कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, एक बार ये एग्जाम्पल देखोगे। लॉन्ग टर्म गेन 112 है, 4 लाख के हैं, ट्रांसफर किया 23 जुलाई 24 से पहले, तो बताओ 4 लाख में से एक 25 माइनस किया, 10% रेट आ गया 27,500, 4% से जोड़ दिया। मैं एज्यूम कर रहा हूं कि अनएग्जॉस्टेड एग्जम्पशन लिमिट नहीं है, मतलब वो यूज हो चुकी है। अब लॉन्ग टर्म गेन 112 है, 6 लाख के हैं, ट्रांसफर किया 23 जुलाई 24 के बाद, तो 6 में से एक 25 गया, 12.5%, इतना टैक्स आ गया, 4% से इतना आ गया जी। अब लॉन्ग टर्म गेन 112 है कि 1 लाख के हैं, 18 जुलाई 24 को, तो एक 25 तक तो एग्जाम्प्ट ही है, नील आ गया। लॉन्ग टर्म गेन 112 है, 1.5 लाख के हैं, 23 जुलाई के बाद, तो 1.5 लाख में से एक 25 गया, 25,000 का 12.5%, 3125 रुपए, ये आपका आंसर निकल के आ गया जी। और 112 के टैक्स में से रिबेट, तुम सब जानते हो रिबेट वैसे भी नहीं मिलती। ठीक है, अब ये लॉन्ग टर्म गेन 112 50,000 के हैं और यहाँ पे 1.5 लाख के हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 16 जुलाई, यहाँ पे 28 जुलाई। अब मेरे को बताओ, अब यहाँ पे 10% रेट था, यहाँ 12.5 है, तो एक 25 की जो लिमिट है मैं कहां यूज करूंगा, यहां करूंगा, क्योंकि यहां 12.5 वाला टैक्स कम हो रहा है, यहां पे 12.5 वाला कम हो रहा है, तो जहां बेनिफिट ज्यादा होगा वहां यूज करूंगा ना। तो 1.5 में से एक 25 गया, ठीक है, उसका 12.5% और ये 50,000 रुपए का 10%, तो अगर आप चेक करोगे इतना टैक्स आपका निकल के आएगा जी। तो बताओ दिक्कत क्या है। और उसके बाद एग्जाम्पल एक 6 है, एक बार देख लो, तुम्हारे पल्ले पड़ जाएगा जी। एक बार देख लो एग्जाम्पल 6। क्या बात मेरी समझ में आ रही है जी? पक्का पक्का लॉक कर दे। चलो तो इसको हम लॉक करने जा रहे हैं। अब कल की क्लास में ध्यान रखना, कल की क्लास में हम यहाँ पे एक एग्जांपल ये भी है, एक बार आप ये भी चेक कर लेना। उसके बाद एक एग्जांपल मैंने और दिया भाई साहब, कई सारे एग्जांपल करवाए हैं मैंने क्लास में, तो यार एक बार ये एग्जांपल भी देख लेना। और उसके बाद फिर यहाँ पे हम आएंगे सेक्शन 54, जो हम कल वाली क्लास में डिस्कस करके फाइनली हम ये खत्म कर देंगे जी। सर फर्स्ट केस में 1 लाख की हो ना, 1 लाख की नहीं है भाई, 1 लाख की खत्म, अब एक 25 की है। ओल्ड लॉ में पहले 1 लाख की हुआ करती थी, अब लिमिट एक 25 की ही है पूरे साल में। आप जो आदित्य है, आदित्य कह रहे हो आप पहले 1 लाख की होती थी, अब चाहे 23 जुलाई 24 से पहले है, अगर प्रीवियस है 24-25 है तो लिमिट एक 25 की है। लिमिट पूरे साल की चेंज हुई है जी, लिमिट पूरे साल की चेंज हुई है, बस ये बात ध्यान दो जी। ठीक है जी, चलो तो कल हम फाइनली इसको पैक करेंगे अपना, और कल हम मिलेंगे बिल्कुल 2 बजे जी। थैंक यू सो मच, हैप्पी होली वंस अगेन, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल। फिर मिलेंगे कल वाली क्लास में बहुत जल्दी, तब तक ना मिलूं अपनी दुआओं में याद रखना। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। सारे बच्चे लाइक और कमेंट जरूर करके जाया करें, क्योंकि मेरे लिए बिलीव में बहुत बड़ा मोटिवेशन है। थैंक यू सो मच, बाय बाय जी। सर 112 लॉन्ग टर्म गेन हायर ऑफ ए एंड बी दोनों में आएगा? नहीं नहीं नहीं, सिर्फ 112 में आएगा, ट्रिपल वन में थोड़ा आएगा। ट्रिपल वन में तो इंडेक्सेशन वैसे ही नहीं होती ना, तो वहां क्यों आएगा? जो मैंने तरीका बताया वो सिर्फ 112A का है। ठीक है जी अक्षय, वो जो आप कह रहे हो डीम डिविडेंड वाला, जिसमें अमेंडमेंट सही है अपना, ओ बायबैक की टैक्सेशन वाला जो डीम डिविडेंड बन गया, उसको भी कल वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल।